हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने बोला था, देखिए हमने इंडियन पॉलिटी का काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट करा दिया है। मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट करा दिए। हाँ, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं इंडियन पॉलिटी में भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री बाकी है, ठीक है, जैसे शेड्यूल बाकी है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बाकी हैं, जो हम कंप्लीट कराएंगे आपको। लेकिन हमने 70% के समथिंग इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करा दिया था, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको बोला था कि भाई हम स्टेट पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, और स्टेट पॉलिटी में हमने गवर्नर कंप्लीट करा दिया था, राज्यपाल कंप्लीट करा दिया था। एंड अगर हम बात करें तो राज्यपाल के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करा दिए थे। राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो भी हमने कंप्लीटली सॉल्व करा दिए हैं कि भाई गवर्नर से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी, और जो एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम स्टेट पॉलिटी का ही एक और टॉपिक लेकर के आए हैं, और उस टॉपिक का नाम है चीफ मिनिस्टर। क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नाम है। तो हम एक ही क्लास में चीफ मिनिस्टर को टोटली कंप्लीट करने वाले हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो नोट्स मतलब जो पीपीटी या जो पीडीएफ यहाँ पे आपको कंप्लीट कराई जाएगी, उसके द्वारा आपको समझाया जाएगा, वो आपको हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम में थे 12th क्लास में, और अभी भी कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो उनका इशू था कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में कंटेंट आ जाएगा तो ठीक रहेगा। तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है वो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होने वाली है। तो जो कंटेंट है वो दोनों मीडियम में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम आपको पता है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, एज इट इज सेम हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है, लोगो भी वही है, सब कुछ एज इट इज सेम है, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो हम इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का, और हमारे चैनल पर भी उसका लिंक डाला हुआ है, तो आप लिंक पर क्लिक करके सीधा उसको ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रीली हम वहाँ पर नोट्स डालते हैं, और चीफ मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री के हैंड रिटन नोट्स, जो हाथ से नोट्स बनाए जाते हैं क्लासेस वगैरह में, वो नोट्स भी हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जो कि मैंने ही बनाए हुए हैं, ठीक है। एंड पीडीएफ वाले नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जो स्टूडेंट RAS, जो स्टूडेंट स्टेट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स और सेंट्रल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। तो आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो चीफ मिनिस्टर होने वाला है। 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स जिनके पास आर्ट्स स्ट्रीम है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स जिनके पास आर्ट्स स्ट्रीम है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी आगे जाकर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली, तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट BSTC कर रहे हैं, पशु परिचय कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन स्टूडेंटों का ये इशू था कि सर इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं मिलेगा, तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनकी वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं हम आपके टाइम को ज़्यादा खराब ना करते हुए स्टार्ट। तो देखिए, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, देखिए अब चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो पॉलिटी को, सेंट्रल लेवल की पॉलिटी और स्टेट लेवल की पॉलिटी को आप क्या करोगे, दोनों को एक साथ रख के पढ़ोगे ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मतलब कि मुख्यमंत्री स्टेट में है, अगर मैं नॉर्मली आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे पहले मैं कुछ समझा देता हूँ आपको कुछ चीजें। देखिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट के लेवल देखें, हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देख रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के अगर स्तर देखें हम, तो गवर्नमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। देखो कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो सेंट्रल लेवल, केंद्र सरकार, स्टेट लेवल, राज्य सरकार, लोकल लेवल।
हाँ, स्थानीय सरकार। सबसे पहले केवल दो ही लेवल थे, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। लोकल लेवल 19 लोकल लेवल स्थानीय सरकार का जो लेवल है वो आया था 1992 में, 1992 में। आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी 3 लेवल है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल में, अगर पोजीशन में मैं बात करूं तो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर मैं वास्तविक प्रमुख की बात करूं यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री। कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है वास्तविक प्रमुख, ठीक है, पीएम जिसको हम बोलते हैं। एज इट इज सेम, अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट लेवल पर, तो यहाँ पे जो वास्तविक प्रधान होता है, या पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो वास्तविक प्रधान है, चलो उसी की बात कर लेते हैं। जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है? सीएम के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। रियल पावर किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। और अगर बात करें कि जिसके पास रियल पावर नहीं होती है, मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है गवर्नर, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको संबंध बताना चाह रहा हूं। संबंध ये है कि जैसे कि हमने देखा था कि केंद्र की कार्यपालिका में संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो इसके बारे में जाना था। अब यहाँ पे केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। मतलब रियल पावर इसके पास नहीं है। रियल पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास होती है केंद्र की कार्यपालिका में। एज इट इज सेम, इधर क्या है बच्चों? इधर है कि राज्य की कार्यपालिका में जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है वो? संवैधानिक प्रमुख होता है। मतलब रियल पावर राज्यपाल के पास नहीं होती, रियल पावर सीएम के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है बच्चों? मुख्यमंत्री होता है। तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम मुख्यमंत्री के बारे में ही तो पढ़ने वाले हैं इस वाली क्लास में। तो मुख्यमंत्री के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि ये राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। समझ पा रहे हो? बस एक पॉइंट के लिए हमने आपको पूरा ये समझाया है कि भाई राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो हम पीडीएफ से भी समझेंगे, हम यहाँ पर भी समझेंगे, ठीक है। और आपको ये वाले नोट्स भी आपको कहाँ मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये वाले नोट्स भी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको काफी अच्छा स्टडी मटेरियल फ्री में और इजीली अवेलेबल कराया जा रहा है। ओके, तो देखिए, तो भाई हम सीख चुके हैं कि राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री होता है, और केंद्र की कार्यपालिका, सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका की बात करूंगा तो वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर संवैधानिक प्रधान की बात करूं तो राष्ट्रपति केंद्र में, और इधर संवैधानिक प्रधान की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा अपना? इधर ये हो जाएगा अपना गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। अब चलते हैं अपन वापस पीडीएफ पर। देखिए, तो अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, तो देखिए ध्यान से देखना है आपको। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री संविधान के पार्ट नंबर 6 में आता है। किस में आता है? पार्ट नंबर 6 में, भाग नंबर 6 में आता है, और अनुच्छेद 164 में आता है। किस में आता है? भाग नंबर 6 में आता है और अनुच्छेद 164 में आता है मुख्यमंत्री का पद। इतना आपको याद रखना है। तो मुख्यमंत्री का पद आर्टिकल 164 और किस भाग में आता है? ये संविधान के भाग नंबर 6 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए। अब देखिए, यहां से हमारा स्टार्ट होता है, देखना है आपको ध्यान से। देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री राज्य की, कहा हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाया है, दोनों के अकॉर्डिंग कंटेंट है हमारा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं एक बार पढ़ दूंगा, ठीक है। तो दोनों सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश मीडियम में। हाँ, इंग्लिश मीडियम में हमने गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया है, तो ऐसा कहीं कहीं पे हो सकता है। देखो, वैसे गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं तो 90% के समथिंग तो ठीक ही निकलता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई मीनिंग दूसरी निकल जाए या उसका मतलब कुछ और हो, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें बच्चों मुख्यमंत्री में, फर्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है, जो कि अभी हमने कहाँ पे समझा है? अभी हमने यहाँ पे समझा है कि भाई मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और संवैधानिक प्रधान की बात करूंगा बच्चों तो राज्यपाल होता है।
अगर मैं राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान की बात करूंगा तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान की बात करूंगा तो मुख्यमंत्री होता है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट यही है हमारा, सिंपल है कि भाई मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका क्या होता है बच्चों, वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है, मतलब रियल पावर, वास्तविक प्रधान होता है मतलब हम कह सकते हैं कि रियल पावर किसके पास होती है, सीएम के पास होती है। किसके पास होती है बच्चों, रियल पावर होती है सीएम के पास। द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, राज्य की कार्यपालिका है, उसका वास्तविक प्रधान कौन होगा बच्चों, तो उसका वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, यहाँ तक फर्स्ट वाला पॉइंट था, काफी सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए नेक्स्ट, अगर सेकंड वाले पॉइंट की हम बात करें आपसे, देखना आप ध्यान से इधर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और यह आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में आता है और यह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप आ जाइए इधर, देखिए हम पढ़ रहे हैं भाई सीएम, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की अगर नियुक्ति की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करूं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र भी किसको देता है, राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये किस आर्टिकल में आता है, तो ये आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में आता है। किसमें आता है, आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में आता है। तो पॉइंट नंबर 2 समझ में आया आपको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ऑब्वियसली बात है मुख्यमंत्री त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को ही देगा। त्यागपत्र किसको देगा, राज्यपाल को ही देता है। सेकंड वाला पॉइंट सिंपल इजी, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ तक हो चुका है। अब एक बार इधर चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है, पीडीएफ को देख करके। और मैं समझा तो है ही रहा हूँ आपको यहाँ पर, फिर भी अपन एक दो बार पढ़ देते हैं अभी स्टार्टिंग में। द चीफ मिनिस्टर इज द अपॉइंटमेंट बाय, नियुक्ति को क्या बोलते हैं बच्चों, नियुक्ति को बोलते हैं अपॉइंट करना। नियुक्ति को क्या बोलते हैं, अपॉइंट करना। तो यहाँ पे अपॉइंटेड लिखा है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड मतलब नियुक्ति बाय द गवर्नर। गवर्नर को क्या बोलते हैं अपन, राज्यपाल बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। एंड ही ऑल्सो गिव्स इज रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मतलब त्यागपत्र, रेजिग्नेशन मतलब क्या होता है बच्चों, त्यागपत्र टू द गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में ऐसा लिखा हुआ है। एंड ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देता है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए आगे, अब देखिए आगे थर्ड वाले पॉइंट पर आते हैं। मुख्यमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पर 2 हाउस होते हैं, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर भी 2 हाउस होते हैं, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री है दोनों हाउसों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। और ध्यान रखना है बच्चों, अगर मुख्यमंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। याद रखना है आपको, अगर मुख्यमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। देखिए तो मुख्यमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर, ध्यान देना है आपको, 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि मुख्यमंत्री दोनों हाउसों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, और अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक हाउस की मेंबरशिप सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। चलिए, द चीफ मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ either houses and if he is not a member of any house he will have to become a member within 6 months। कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। चलो उसको भी अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें बच्चों सीएम की, अगर हम बात करें सीएम के बारे में पढ़ रहे हैं कि सीएम जो होता है बच्चों दोनों हाउसों में से, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। किसी भी सदन का क्या हो सकता है बच्चों, सदस्य हो सकता है। और अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, सदस्यता लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी ही पड़ेगी, वरना उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है।
तो इतना याद रखना है। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपन 4th नंबर के पॉइंट पर। देखिए, अगर 4th नंबर के पॉइंट की बात करें, देखिए ध्यान से, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। केवल 6 स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जिनमें क्या है बच्चों, जिनमें विधान परिषद है। ये हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मतलब किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इतना याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें विधान परिषद हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक आप याद रख लेना। ट्रिक है बच्चों, अब तुम भी, ये ट्रिक है। ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से क्या हो जाएगा अपना तेलंगाना, यू से यूपी, मैं से महाराष्ट्र, और एक और क्या बचा अपना कर्नाटका। तो अब तुम कब कर लो इसको, ट्रिक को थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं बच्चों। अब तुम कब कर लेते हैं अपन इसको, ठीक है। तो देखिए, अब तुम कब, अब तुम कब, ये ट्रिक है बच्चों, ठीक है। अभी अभी जस्ट बनाई है ये, ठीक है। तो कैसी लगी आपको। तो अगर हम बात करें कि भारत में ऐसे कौन कौन सी राज्य हैं जिनमें विधान परिषद हैं, तो 6 राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो। ए से क्या कर लोगे आप आंध्र प्रदेश, बी से क्या कर लोगे बिहार, 1 2 तेलंगाना, 3 यूपी, 4 महाराष्ट्र, 5, और के से क्या हो गया बच्चों कर्नाटका। तो के, अब तुम कब, या फिर अब तुम के, कुछ भी कर सकते हो आप। एक और अगर ये भी समझ में नहीं तो इस बी को हटा दो, अगर इसकी वजह से कंफ्यूज हो रहे हो तो अब तुम के, ठीक है। जैसे हमारे चैनल का नाम है ना, जैसे यूट्यूब पर आप डालते हो के सर, तो हमारा चैनल ओपन हो जाता है। तो आप याद रखना, अब तुम के, या अब तुम कब कर सकते हो, पर कब से याद रखना है, कब से कर्नाटका है, ठीक है। तो इतना आप याद रखो सकते हो। ओके, ठीक है। चलो अब चलते हैं बच्चों अपन थोड़ा सा आगे। तो याद रखना है, भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं बच्चों, 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद हैं। और 6 के नाम कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी ऐसे राज्य हैं। तो ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, और के से हो जाएगा आपका कर्नाटका। ये ट्रिक नॉर्मल ऐसे ही है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मानना है, ट्रिक वगैरह एग्जाम में याद नहीं रहती है, ठीक है। मतलब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि ट्रिक वगैरह याद रहेंगी। तो मेरा तो पर्सनल ऐसा मानना है कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो, अगर आप खुद अगर आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक वगैरह बनाओगे या याद करने का कोई तरीका बनाओगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे अभी समझ में आया है तो मैंने ऐसे बताया है आपको। बाकी आप ऐसे याद रखोगे तो ठीक रहेगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। और याद रखना है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में से, मतलब टोटल अपने पास केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बच्चों, टोटल हैं अपने पास 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 में से किसी में भी क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, याद रखना है आपको। 8 में से किसी में भी क्या नहीं है, किसी में भी विधान परिषद नहीं है। ओके, ये ट्रिक थोड़ी गलत है, इसको अपन कट कर देते हैं। ओके, आगे चलिए। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, अगर हम आगे बात करें तो इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। भाई जो हमने बात की है 6 राज्यों की, हाँ मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखिए, अगर हम बात करें, पहले एक बार फिर से पॉइंट पढ़ देते हैं। इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। कितनी विधायिकाएं बच्चों, द्विसदनीय विधायिकाएं हैं, अर्थात विधान परिषद और विधान सभा। तो देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि जो 6 स्टेट हैं ना, 6 स्टेट कौन कौन से हैं हमने अभी देखा था, ठीक है। तो 6 स्टेटों में क्या है, द्विसदनीय विधायिका है। क्या है ये, द्विसदनीय विधायिका। अब द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे जो विधायिका है, यहाँ की जो लेजिस्लेचर है, उसमें 2 हाउस हैं। कितने हाउस हैं, 2 हाउस हैं। और 2 हाउस कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो विधान परिषद है, एक क्या है, विधान परिषद है, और एक विधानसभा है। एक क्या है, विधानसभा है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए,
कि भाई ये जो राज्य हैं 6 की 6, इन राज्यों में क्या है, इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है, ठीक है। उस वजह से यहाँ पे 2 हाउस पाए जाते हैं, 2 सदन हैं। चलिए एक बार वापस देखते हैं। तो इन राज्यों में क्या है बच्चों, इन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभाएं हैं, इसको देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए हम आपको इधर एक्सप्लेन करते हैं इस पर। इसको हमने देखा है कि जो सीएम है ना बच्चों, मतलब जो मुख्यमंत्री है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। हमने ये देखा कि भाई इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। बट जो केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब जो यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, क्या है, विधानसभा है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि वैसे तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, कि वैसे तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, राज्यपाल करता है। पर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी यूटी को बोलते हैं बच्चों केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, बट ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, उनमें जो सीएम है, उनमें जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब अगर राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। कौन सी सरकार शासन करेगी, केंद्र सरकार वहां पर शासन करती है। और अगर एग्जाम्पल में अपन लेना चाहें तो ऐसी कौन कौन सी यूटीज हैं, ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों जहां पर विधानसभाएं हैं, तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कितने एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। एक तो दिल्ली, एक तो क्या याद रखोगे आप, दिल्ली याद रखना है, ठीक है। एक जम्मू एंड कश्मीर, एक पुदुचेरी या पुडुचेरी भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 यूटीज ऐसी हैं बच्चों, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या है बच्चों, विधानसभाएं हैं। तो यहाँ के जो सीएम होंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे, ध्यान देना बच्चों आपको सभी को इधर, यहाँ के जो सीएम होंगे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। समझ में आ रहा है आपको ये कि भाई दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, यहाँ के जो सीएम होंगे, मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति कौन करेगा बच्चों, राष्ट्रपति करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, विधानसभा है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर विधानसभा है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं ये जिनमें क्या है बच्चों, विधानसभाएं हैं। और अगर विधानसभाएं हैं तो इनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करेंगे। मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार रूल करेगी। शासन किसका होगा बच्चों, यहाँ पे केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा बच्चों, केंद्र सरकार का होगा, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि भाई यूटीज क्या हैं, देखो अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँ आपके साथ थोड़ा सा, एक तो स्टेट वर्ड होता है बच्चों, राज्य, सबको पता है इस बारे में। यूटीज क्या होती हैं भाई, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूं तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश मतलब ऐसे प्रदेश हैं जिनका आकार के चलते हुए इनको किसी और राज्य में शामिल नहीं किया गया। मतलब इनका आकार छोटा था तो इनको किसी और राज्य में शामिल नहीं किया गया और इनको अलग से ही एक प्रदेश बना दिया गया है। इनको अलग से क्या बना दिया गया है बच्चों, एक प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है, जिनको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं इनको, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। टोटल यूटीज कितनी है भाई, टोटल यूटीज हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या है बच्चों, विधानसभाएं हैं, और वो मैंने तीनों बता दिए। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं होंगी, वहां का जो सीएम होगा ना बच्चों, वहां का क्या होगा, वहां का जो सीएम होगा उसका अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ये अपन ने अभी देख लिया है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। हम आपको पीडीएफ से प्लस नोट से अच्छे से समझा रहे हैं तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की अपनी विधानसभा और मंत्रि परिषद है, उन्हें आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है। ध्यान देना है आपको
कि मैंने बताया था आपको, एक तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनमें अपनी क्या है बच्चों, इनकी खुद की अपनी विधानसभाएं हैं। क्या है, इनकी खुद की अपनी विधानसभाएं हैं और मंत्री परिषद है। उन्हें आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है। इन्हें क्या है बच्चों, आंशिक राज्य का इनको दर्जा प्राप्त है। किसका प्राप्त है इनको, आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है। किस किस को, तो याद रखना है, एक तो दिल्ली को है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को है, ठीक है, और एक पुदुचेरी को है। इनको किसका दर्जा प्राप्त है बच्चों, आंशिक राज्य का दर्जा प्राप्त है। किसका, आंशिक राज्य का इनको दर्जा प्राप्त है। इतना आपको याद रखना है। याद रख लोगे यहाँ तक, आगे चलें अपन। चलिए, तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं अभी इंग्लिश मीडियम में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाएगी फिर, और अभी हम क्या है ना, मोबाइल से ही शूट करते हैं तो थोड़ा स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है उस वजह से, ठीक है। बट ये कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। भाई समझ में तो आपको आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे, और मुझे लग भी ऐसा रहा है कि आपको समझ में आएगा और आ रहा होगा। चलिए, अगर बात करें हम आगे, तो देखिए कार्यकाल की बात करें बच्चों की, कार्यकाल या टेन्योर कितना होता है। कार्यकाल की बात करते हैं, आप सबको पता है कि वैसे तो नॉर्मली मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है बच्चों, 5 वर्ष होता है पद ग्रहण करने से। पर एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, विधानसभा के विश्वास पर। किस पर, विधानसभा के विश्वास पर। अगर यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो फिर मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। तो याद रखना है, वैसे तो नॉर्मली 5 वर्ष होता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल, पर विधानसभा के विश्वास पर। किस पर, विधानसभा के विश्वास पर। याद रख लोगे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना, तो 5 वर्ष, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब ध्यान देना है आपको इधर। देखो, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे या बर्खास्त कर दे, जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है। तो देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर डिटेल में समझना चाहें बच्चों एक बार, कि भाई जो मुख्यमंत्री है, एक बार हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको कि जो मुख्यमंत्री है, मतलब जो सीएम है, वो सीएम किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो राज्यपाल के। किसके, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और प्रसाद पर्यंत का मतलब वैसे तो माना जाता है बच्चों कि जिसके प्रसाद पर्यंत जो अपना पद धारण करता है, उसको अधिकार होता है कि वो उसको हटा सकता है। पर यहाँ पर प्रसाद पर्यंत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को जब चाहे हटा सकता है, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत से। यहाँ पे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है बच्चों, विधानसभा के प्रसाद से है, विधानसभा के प्रसाद पर्यंत से है। यहाँ पे जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब है वो है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत से। तो राज्यपाल उसको नहीं हटा सकता, किसको, मुख्यमंत्री को राज्यपाल नहीं हटा सकता। कब तक, जब तक विधानसभा में उसको विश्वास प्राप्त है। कब तक, जब तक विधानसभा में राज्यपाल को मतलब मुख्यमंत्री को मतलब सीएम को क्या प्राप्त है बच्चों, विश्वास प्राप्त है। याद रखना है आपको अच्छे से कि मुख्यमंत्री प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल उसको कभी भी हटा सकता है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत से। तो जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में विश्वास प्राप्त है, विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, तब तक राज्यपाल उसको कभी भी नहीं हटा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कभी भी हटा देना, ठीक है। जब तक विश्वास प्राप्त है विधानसभा में, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता है। इसीलिए हमने जो पॉइंट बताया था यहाँ पे, कि भाई विधानसभा के विश्वास पर मुख्यमंत्री का टेन्योर 5 वर्ष तो होता है, पर 5 वर्ष किसके विश्वास पर होता है बच्चों, विधानसभा के विश्वास पर होता है। अब आपको ये वाला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे, देखिए चलिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, द चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जैसा कि हमने बताया था प्रसाद पर्यंत, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो ये। चलिए, अब त्यागपत्र की बात कर लेते हैं बच्चों की। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा भाई, राज्यपाल को देता है। किसको देता है,
राज्यपाल को देता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, हटाना की बात कर लेते हैं भाई, मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जाएगा। हटाने की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को स्वविवेक से, एक मिनट, राज्यपाल मुख्यमंत्री को स्वविवेक से नहीं हटा सकता। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों कि राज्यपाल अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री को हटा दे। ठीक है, मतलब राज्यपाल का मन करे कि आज ऐसा करते हैं, रात को अपन मुख्यमंत्री को हटा देते हैं, या सुबह जब होगी तो एक ऑर्डर पास कर देंगे जिसमें मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपने स्वविवेक से नहीं हटा सकता है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता है। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी हटा सकता है जब, अब कुछ रीजंस हैं, कुछ कारण हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को कब हटा सकता है। तो कुछ क्या है बच्चों? कारण हैं, कुछ रीजन हैं। अब वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, वो कारण कौन कौन से हैं जिसके द्वारा राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकता है, तो अपन वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें, पहला, यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है, ध्यान देना है आपको, यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर देगा। तो देखिए, अपन इसको यहाँ भी समझ लेते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि भाई बात करें हटाने की, किसको हटाने की बच्चों? सीएम को हटाने की। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि भाई राज्यपाल अपनी मर्जी से तो नहीं हटा सकता मुख्यमंत्री को। तो कुछ रीजन है, कुछ कारण है। अब कारण कौन कौन से हैं? इसमें भी हमने फर्स्ट वाला देखा है बच्चों, और फर्स्ट वाला क्या देखा है हमने कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकता है कब? जब मुख्यमंत्री का मतलब सीएम का विधानसभा में क्या हो जाए? बहुमत खो दे। मतलब जब सीएम विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, मतलब बहुमत उसका ना रहे, तो सीएम को मतलब मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटा सकता है बच्चों। कब? जब सीएम अपना बहुमत विधानसभा में खो देता है। तो पहला बात तो ये है, अगर सीएम ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया ना बच्चों, तो सीएम को भी क्या दे देना चाहिए? त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन अगर त्यागपत्र नहीं देगा तो राज्यपाल फिर उसको हटा देगा। त्यागपत्र नहीं देगा तो क्या कर देगा बच्चों? राज्यपाल उसको हटा देगा। तो पहला वाला रीजन समझ में आया आपको? तो पहला वाला रीजन बोलता है बच्चों कि अगर मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा में अपने बहुमत को खो देता है तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए, और अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल उसको अपने पद, उसके पद से हटा देगा। ठीक है, तो पहला रीजन ये था। नेक्स्ट चलिए बच्चों आगे देखिए, अगर आगे और बात करें सेकंड वाला, तो देखिए, विपक्ष द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव, मैंने आपसे बोला था विपक्ष द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव यदि सदन में पारित हो जाता है तो सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह पद से त्यागपत्र दे, अन्यथा राज्यपाल उसे अपने पद से हटा देगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चों कि देखो, एक रीजन तो ये था। ठीक है, अब दूसरे रीजन की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, दूसरा रीजन देखिए आप ध्यान से बिल्कुल, कि अगर विपक्ष के द्वारा, विपक्ष मतलब ओपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे, विपक्ष मतलब एक पोजीशन वाली पार्टी होती है जो पावर में होती है। ठीक है, सत्तारूढ़ दल बोलते हैं उसको हिंदी में। तो एक ओपोजिशन होती है विपक्ष वाली पार्टी। ठीक है, तो विपक्ष के द्वारा अगर क्या लाया गया विधानसभा में? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया बच्चों? अगर विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो फिर, और ये पास हो गया, विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया भी गया और ये पारित हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? पारित हो गया है, पास हो गया है। तो फिर जो सीएम है उसकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना पद छोड़ दे, रेजिग्नेशन दे दे, त्यागपत्र दे दे। और अगर सीएम त्यागपत्र नहीं देता है तो राज्यपाल उसको अपने पद से, मतलब उसके पद से हटा देगा। अगर वो खुद त्यागपत्र नहीं देता है बच्चों तो राज्यपाल उसको उसके पद से हटा देगा। ये दोनों रीजन समझ में आए। एक रीजन तो हमने ये देखा था और सेकंड वाला रीजन हमने ये देखा है हटाने का। ठीक है, तो दोनों हम नोट्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी पढ़ रहे हैं। टाइम भले लग जाए,
ऐसा हो सकता है कि 2 पार्ट हो जाएं, 1 पार्ट ही हो जाए, ये अभी अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बट अपने को अच्छे से समझ के चलना है, ठीक है, ताकि अपने को याद रहे लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक। चलिए अब आगे चलें बच्चों। तो देखिए, अब देखिए बच्चों, नोट तो याद रखना है बच्चों, हटाने के लिए 2 प्रोविजन है, एक ये वाला और एक ये वाला, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे आपको ये नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए नोट, अब नोट को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये नोट हमने काफी इंपोर्टेंट लिखा है। मुख्यमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। कहना क्या चाहता है, देखो, कहना ये चाहता है कि भाई जो राज्य की मंत्री परिषद है, पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे केंद्र की मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार राज्य की भी क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, एक तो मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब मंत्री होते हैं बच्चों, एक तो क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। और इन मंत्रियों का मतलब इस राज्य की मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना बच्चों, क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है राज्य की मंत्री परिषद का, जो अध्यक्ष होता है वो होता है बच्चों सीएम। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। याद रखना है आपको, राज्य की मंत्री परिषद का हेड, अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। जैसे कि केंद्र की मंत्री परिषद का हेड या अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार तो राज्य की मंत्री परिषद में ही है। तो अगर मान के चलो कि एक मंत्री ने, अपन जैसे कि मानते हैं ना कि कितने मंत्री होते हैं, तो 15%, टोटल विधानसभा की सीटों के 15% होते हैं, 15% होते हैं। आपने 11th 12th में ये पढ़ा होगा, 11th क्लास में आता है ये, और जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा 15% है। अगर मान के चलिए बच्चों, और राजस्थान की बात करें बच्चों, तो टोटल 30 है, ये 30 मंत्री हैं राजस्थान की अपन बात करें तो, उसमें भी मुख्यमंत्री को मिला करके। ये कुछ फैक्ट है, ये आगे आपको भी समझ में आ जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी केवल आप इधर ध्यान दो कि भाई मान के चलो इन 30 में से, राजस्थान की बात करें, कोई एक मंत्री क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे दे, ठीक है। अगर एक मंत्री त्याग पत्र दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर, ध्यान रखना है बच्चों, अगर इस मुख्यमंत्री ने, सीएम ने, इस मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, तो इसके द्वारा दिया गया त्याग पत्र पूरी राज्य की मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चों, पूरी राज्य की मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। मतलब अगर राज्य की मंत्री परिषद में से कोई एक मंत्री त्याग पत्र दे दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे दे, नहीं आ जाएगा, ठीक है। बट अगर ये मतलब उसका हेड ने, उसके अध्यक्ष ने ही त्याग पत्र दे दिया, मतलब राज्य की मंत्री परिषद का अध्यक्ष है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया बच्चों, तो पूरी राज्य की मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। मतलब पूरी राज्य की मंत्री परिषद खत्म हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। विघटित वर्ड, विघटन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कि अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरी राज्य की मंत्री परिषद खत्म हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। समझ में आ रही है ये बात, तो यही अपना पॉइंट बोल रहा है। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी। अब चलते हैं बच्चों अपन आगे, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर, जो हमने पढ़ा है अच्छे से कि चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए आगे चलें। द गवर्नर कैन रिमूव द चीफ मिनिस्टर ओनली व्हेन, कि भाई गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है कब। 2 रीजन हमने देख लिए, दोनों केस हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चों आगे, अगर बात करें आर्टिकल 163, क्या आर्टिकल 163 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 163 की बात करें तो देखिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल को, ध्यान देना है आपको, आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है बच्चों कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है, एक मंत्री परिषद। मतलब इस राज्यपाल को सलाह देने का काम करती है ये वाली मंत्री परिषद। ये किस आर्टिकल में है बच्चों, 163 में लिखा हुआ है, इतना आपको याद रखना है, ओके। चलिए, अब मंत्रियों के कुछ प्रकार होते हैं, मतलब 3 प्रकार के मंत्री होते हैं बच्चों, आपने पढ़ा हुआ। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं भाई, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले नंबर का जो आता है कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। एक कैबिनेट मंत्री होता है जिसे हम केंद्रीय मंत्री भी बोलते हैं। सेकंड वाला राज्य मंत्री होता है बच्चों, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा होता है, उप मंत्री होता है। थर्ड वाला कौन सा होता है, जिसको स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री भी बोलते हैं। अगर मैं आपको इधर समझाना चाहूँ तो देखिए बच्चों, मंत्री, मिनिस्टर 3 प्रकार के हैं बच्चों। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं।
सबसे पहले अगर अपन बात करें बच्चों कैबिनेट मंत्री, कौन सा? कैबिनेट मंत्री, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रीय मंत्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? केंद्रीय मंत्री भी बोलते हैं। सेकंड है बच्चों राज्य मंत्री, कौन सा? राज्य मंत्री। थर्ड नंबर का है बच्चों उप मंत्री, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है मंत्री कितने प्रकार के बच्चों? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री को केंद्रीय मंत्री बोलते हैं बच्चों, राज्य मंत्री को राज्य मंत्री बोलते हैं, उप मंत्री को स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री भी बोलते हैं। तो ये याद रहेगा आपको कि भाई 3 प्रकार के मंत्री हैं। कितने प्रकार के मंत्री हैं बच्चों? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो हम पीडीएफ के द्वारा और यहाँ पे भी समझते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या की बात करने वाले हैं। मैंने पहले बता दिया 15%। संबंधित राज्य की विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई मंत्रिपरिषद में, अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या होती है कितनी होती है, तो उस विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये कब डिसाइड हुआ बच्चों? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये डिसाइड हुआ था। कब ये डिसाइड हुआ था बच्चों? 91वां संविधान संशोधन हुआ था, जब ये डिसाइड किया गया था कि भाई जो विधानसभा है उस विधानसभा के 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा बताया गया था। और यहाँ पर सन नहीं लिखी हुई है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 2003 में, 2003 में हुआ था, इतना याद रखना है। ओके, अब चलें अपन थोड़ा आगे। तो देखिए अगर आगे की हम बात करें तो देखिए अब आगे चलते हैं बच्चों। तो याद समझ में आ गया आपको? हमने यहीं पर देख लिया था बच्चों, ये तो 15% ये वाला हमने यहाँ पर देखा था। बस यहाँ पे एक और नोट कर सकते हो आप कि ये बात कब डिसाइड हुई थी? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 164 का क्लोज 1, आर्टिकल 164 के क्लोज 1 के इस अनुच्छेद में 91वें संविधान संशोधन 2003, ये डेट आ गई बच्चों जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था स्टूडेंट्स? तो 91वां संविधान संशोधन हुआ था बच्चों 2003 में। तो देखो आर्टिकल 164 का क्लोज 1 या के इस अनुच्छेद को 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। क्या किया गया है बच्चों? राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है। और राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित का मतलब क्या है कि भाई राज्य के जो मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 15% होगी। कितनी होगी बच्चों? 15% होगी, मतलब 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कब डिसाइड किया गया स्टूडेंट्स? तो ये डिसाइड किया गया था बच्चों 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, किया गया। राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे। तो ठीक है भाई, न्यूनतम की अगर बात करूं कम से कम तो 12 तो होनी चाहिए। कम से कम की बात करें तो 12 होनी चाहिए। लेकिन अगर अपन बात करें कि अधिकतम कितने होनी चाहिए, अधिकतम कितने होने चाहिए, तो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए बच्चों? 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? हमने ये कंप्लीटली बोर्ड पर भी और पीडीएफ में भी अच्छे से समझ लिया है। ब्लैक बोर्ड पर भी समझ लिया और पीडीएफ के द्वारा भी अच्छे से समझ लिया है। चलिए अगर नेक्स्ट बात करें बच्चों, इंग्लिश मीडियम के लिए है, आप पढ़ सकते हैं। शपथ, शपथ की बात करें बच्चों तो ये आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 में आती है। मुख्यमंत्री की, अगर सीएम की शपथ की बात करें, मुख्यमंत्री की, सीएम की शपथ की बात करें तो शपथ किस में आती है बच्चों? आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 में आती है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? ऑब्वियसली बात है राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है बच्चों? राज्यपाल दिलाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे और समझाना चाहूँ तो सिंपल है, देखो यहाँ पे भी समझ लेते हैं भाई। मुख्यमंत्री, सीएम लिख देता हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों नियुक्ति, दूसरी बात करूं बच्चों त्यागपत्र, तीसरी बात करूं बच्चों हटाना, फोर्थ नंबर की बात करूं बच्चों शपथ। 4 बात कर रहा हूं बच्चों मैं आपसे, यहाँ पे एक और आ सकती है पर 4 अभी।
तो नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल। कौन करेगा बच्चों? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है बच्चों? राज्यपाल। हटाता कौन है बच्चों? राज्यपाल। और इसका प्रोविजन भी है कि भाई अपनी इच्छा से तो नहीं, लेकिन अगर मान के चलो विधानसभा में विश्वास खो दिया तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, वरना राज्यपाल हटा देगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई राज्यपाल, ठीक है। त्याग पत्र किसको देगा भाई? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को, ठीक है। तो तीनों चारों चीजें सेम है बच्चों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को हटाता कौन है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को त्याग पत्र कौन दिलाता है? राज्यपाल। कितना सिंपल है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री को हटाता कौन है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। हाँ, हटाने का प्रावधान हमने बताया कि अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री ने अपना विश्वास खो दिया है तो उसको अपने पद से क्या कर देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। और अगर त्याग पत्र नहीं देता है तो राज्यपाल उसको उसके पद से हटा सकता है। तो ये चारों कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको? कितना सिंपल है, पढ़ना याद रखना, ठीक है। बस आप कंसेप्ट के साथ अच्छे से समझ जाओगे। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ज्वाइन कर लो हमारा ही टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको ये सभी नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। ओके, चलिए। तो देखिए, अब अगर आगे बात करें बच्चों, ये हो चुका है। और ये किस आर्टिकल में आता है बच्चों? आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आर्टिकल 164 के क्लॉज 3 में आता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, अगर हम आगे बात करें तो ध्यान से देखना बच्चों। आपको राज्य का मुख्यमंत्री कार्य ग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। तो किस किस की शपथ बच्चों? एक तो पद की और एक गोपनीयता की। ये भी याद रखना है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, तो राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है जो निम्नानुसार है। देखो, शपथ वैसे मुझे लगता नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाएगी, बट फिर भी हमने यहाँ पे रख दी है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ बच्चों। देखिए, मैं भारत के संविधान के प्रति, ये कौन ले रहा है शपथ? ये ले रहा है बच्चों सीएम। ये शपथ कौन ले रहा है बच्चों? ये मुख्यमंत्री सीएम शपथ ले रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। तो मुख्यमंत्री शपथ कैसे लेता है बच्चों? तो मुख्यमंत्री अपनी शपथ में क्या कहता है बच्चों? अगर ऐसे कहें, ऐसे कह सकते हैं अपन, तो मुख्यमंत्री अपनी शपथ में कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा रखूंगा। पहले तो ये कहता है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। आगे देखिए बच्चों, आगे कहता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। और आगे कहता है बच्चों कि भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है बच्चों, अपने दायित्व का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। और अपने दायित्व का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से क्या करूंगा? निर्वहन करूंगा। इतना याद रखना है, ऐसा कहता है। तो अपने दायित्व का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से क्या करूंगा? निर्वहन करूंगा। थर्ड नंबर का पॉइंट ये है। फोर्थ नंबर में अगर बात करें बच्चों, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ठीक है। तो ये किसकी शपथ है बच्चों? ये मुख्यमंत्री की शपथ है। मुझे लगता नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि भाई शपथ बताइए, ठीक है, बट फिर भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो याद रखना है कि भाई सबसे पहले क्या कहता है? मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने दायित्व का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। अब ये जो शपथ है ना बच्चों, ये आती किसमें? तो अनुसूची नंबर 3 में आती है। अब अनुसूची की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है? तो देखिए, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है। तो पहले अनुसूची देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, अनुसूची शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल अनुसूची की मैं बात करूं बच्चों, तो अनुसूची 12 कितना? हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है बच्चों। कितनी है टोटल? 12 अनुसूची, जिसमें से तीसरे नंबर के बारे में बात की गई है। तीसरे नंबर की अनुसूची बात करती है बच्चों शपथ की। तीसरे नंबर की अनुसूची क्या बात करती है बच्चों? शपथ की बात करती है। आपने देखा हुआ 11 नंबर की अनुसूची क्या बात करती है? पंचायतों की। 12 नंबर की अनुसूची क्या बात करती है? नगर पालिकाओं की।
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। 10वें नंबर की अनुसूची क्या बात करती है बच्चों? 9वें नंबर की भूमि सुधार कानून की। 10वें नंबर की अनुसूची क्या बात करती है? दल बदल कानून को लेकर के 10वें नंबर की अनुसूची, ठीक है। तो ये सभी क्या है बच्चों? अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो अनुसूची के लिए हमने अलग से क्लास बनाएंगे हम एक, ठीक है। वैसे शायद हमने क्लास बना रखी है, आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो राज्यपाल मतलब जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ की बात आती है वो किस अनुसूची में आती है बच्चों? तो अनुसूची नंबर 3 शेड्यूल नंबर 3 में आती है। आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ किस अनुसूची में प्रावधान है इसका? तो अनुसूची नंबर 3 में है। किसमें है बच्चों? अनुसूची नंबर 3 में है, इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर। अब मैं ये स्क्रॉल करता जा रहा हूँ क्योंकि हमने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। चलिए मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें भी क्या है बच्चों, देखिए कि भाई राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिमंडल का जो राजनीतिक प्रमुख होता है बच्चों वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मंत्रिमंडल क्या काम करता है, मतलब मुख्यमंत्री, सॉरी, अगर अपन यहाँ पे बात करें बच्चों तो ये बात करेंगे हम यहाँ पे मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री क्या क्या काम करता है? तो देखिए मुख्यमंत्री के काम देख लेते हैं बच्चों थोड़े से। तो मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा करता है। क्या करता है? एक तो विभागों का बंटवारा करता है, अपनी इच्छा के अनुसार विभागों को परिवर्तित भी कर सकता है। मतलब मुख्यमंत्री क्या करता है बच्चों? एक तो विभागों का बंटवारा करता है, ठीक है, और अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है बच्चों? विभागों को परिवर्तित भी कर सकता है मुख्यमंत्री। तो डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड कैन ऑल्सो चेंज डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स विज, ठीक है, विज। तो बोला गया है कि अपनी इच्छा के अनुसार डिपार्टमेंट को चेंज भी कर सकता है मुख्यमंत्री, इतना याद रखना है। ओके, फिर आ गया है बच्चों नोट। और नोट होता है बच्चों काफी इंपोर्टेंट, हमारा नोट काफी इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो नोट में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं भाई। देखो, राज्य मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये बात मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। इधर पहले एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका। तो पहले पढ़ लो, राज्य मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, ध्यान देना है आपको, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक पॉइंट और पढ़िए बच्चों इसके नीचे वाला, राज्य में एक मंत्री अपने पद पर मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। अब इधर देखिए आप, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, एक तो राज्य मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री मंडल, और एक है बच्चों राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये दोनों सामूहिक रूप से तो बच्चों किसके प्रति जिम्मेदार हैं? तो सामूहिक रूप से तो ये विधानसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं। और अगर मैं आप बात करूं बच्चों आपसे कि अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूं मैं आपसे कि व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल, अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करी जाए बच्चों तो व्यक्तिगत तौर पर ये राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होते हैं। किसके प्रति जवाबदेह होते हैं बच्चों? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जवाबदेह होते हैं। और अगर एक राज्य में एक मंत्री की बात करूं, एक मिनिस्टर की बात करूं, तो ये मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। किसके प्रति जवाबदेह होता है? मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। तो हमने आपको डिटेल के साथ बता दिया है बच्चों, कंसेप्ट के साथ, कि कौन किसके प्रति जवाबदेह है, रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है। तो देखिए, राज्य मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री परिषद की बात करूं बच्चों तो सामूहिक रूप से, याद रखना है आपको, तो सामूहिक रूप से तो ये विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं और व्यक्तिगत रूप से ये राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और एक मंत्री, राज्य में एक मंत्री, ठीक है, किसके प्रति जवाबदेह होता है बच्चों? तो मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है। राज्य में जो एक मंत्री होता है बच्चों वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो राज्य में एक मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होता है, इतना आपको याद रखना है। तो राज्य विधानमंडल और राज्य विधान परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, और राज्य में एक मंत्री किसके प्रति जवाबदेह होगा? तो वो होगा मुख्यमंत्री के प्रति, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए अब आगे बात करें तो ये हो चुका है बच्चों, अब आगे बात कर लेते हैं योग्यताएं क्या चाहिए भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए।
तो भारतीय संविधान के मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्यताएं आवश्यक हैं जो एक मंत्री पद के लिए होती हैं, जैसे कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों। तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए भी वही योग्यताएं हैं जो एक मंत्री बनने के लिए होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए भी एज इट इज सेम वही एलिजिबिलिटी, वही क्राइटेरिया, मतलब वही योग्यताएं चाहिए बच्चों जो एक मुख्यमंत्री के लिए चाहिए, मतलब जो एक मंत्री के लिए चाहिए वही योग्यताएं चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो योग्यताएं कौन कौन सी हैं? आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा था। और अगर मेंबर नहीं है बच्चों तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे क्या लेनी चाहिए? सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, वरना उसे फिर अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि यहाँ पे लिख भी दिया है हमने, यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है और 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा त्याग पत्र देना पड़ेगा। अन्यथा क्या देना पड़ेगा बच्चों? त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये बात हमने पहले कर ली है कि भाई विधानमंडल के किसी एक सदन का क्या कर लेना चाहिए? विधानमंडल के किसी एक सदन का क्या कर लेना चाहिए? उसको सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए। और अगर वो सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो फिर उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन विधान परिषद के। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों विधानमंडल के कितने सदन, तो याद रखना है विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को निम्न सदन बोलते हैं बच्चों, जिसको विधानसभा बोला जाता है। एक को उच्च सदन, जिसको विधान परिषद बोलते हैं। निम्न सदन को बच्चों बोलते हैं विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद। याद रहेगा आपको, निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद बोलते हैं। तो देखिए अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इधर आइए, हम भाई इधर समझेंगे कि निम्न सदन एक होता है बच्चों उच्च सदन, और ये किसके हैं? विधानमंडल के। मतलब अगर मैं आपसे कहना चाहूं बच्चों तो विधानमंडल के 2 सदन है। कितने सदन है? 2। एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। ठीक है, अगर निम्न सदन की बात करूं बच्चों तो विधानसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं निम्न सदन को बच्चों? विधानसभा बोला जाता है। उच्च सदन को क्या बोलते हैं बच्चों? विधान परिषद बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? विधान परिषद बोला जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। निम्न सदन को विधानसभा बोलते हैं, उच्च सदन को विधान परिषद बोलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। तो जो सीएम होता है ना बच्चों, मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री इन दोनों सदनों में से, चाहे निम्न सदन की बात करूं, चाहे उच्च सदन की बात करूं, चाहे विधानसभा की बात करूं, चाहे विधान परिषद की बात करूं, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। और अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे सदस्यता ले लेनी चाहिए। और अगर वो मेंबरशिप ग्रहण नहीं करता है तो 6 महीने के बाद उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, तो मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमंडल के निम्न सदन मतलब विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री सामान्य तो जो मेंबर होता है बच्चों, किसका होता है? विधानसभा का होता है, लेकिन विधान परिषद के मेंबर को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो मतलब अगर किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, और विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से बच्चों? विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का मेंबर है, अगर इधर नहीं आ रहा है तो वापस इधर आइए, अपन यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि विधानमंडल, अब देखिए बच्चों विधानमंडल की बात करूं तो 2 सदन, एक तो निम्न बोलते हैं बच्चों, एक बोलते हैं बच्चों उच्च। ठीक है, निम्न को क्या बोलते हैं बच्चों? विधानसभा। निम्न सदन कौन सा बच्चों? विधानसभा। उच्च सदन कौन सा बच्चों? विधान परिषद। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था बच्चों कि भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें हैं। भारत में केवल कितने स्टेट ऐसे हैं बच्चों? भारत में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या है बच्चों? विधान परिषद हैं। कितने राज्य हैं ऐसे बच्चों? 6 राज्य हैं। ठीक है, तो 6 राज्य हमने देखे थे कौन कौन से हैं। अब अगर मान के चलो कोई व्यक्ति है, अगर मान के चलो बच्चों कोई व्यक्ति है
वैसे तो अगर मैं बात करूं बच्चों सीएम की, तो जो सीएम होता है नॉर्मली तो निम्न सदन का मेंबर होता है, ठीक है, मतलब निम्न सदन का सदस्य होता है, क्योंकि 6 राज्यों के अलावा विधान परिषद किसी राज्य में है ही नहीं। 6 राज्यों के अलावा विधान परिषद किसी राज्य में नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि सीएम अधिकतर तो निम्न सदन का सदस्य होगा, क्योंकि 6 राज्यों के अलावा सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, तो सीएम उनका मेंबर, उनका सदस्य होता है, ठीक है। पर अगर 6 राज्य में से किसी एक राज्य की बात की जाए, तो अगर वो मेंबर विधान परिषद का है, कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य है, तो उसे भी क्या बनाया जा सकता है बच्चों, सीएम बनाया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है उसे भी सीएम बनाया जा सकता है, कोई व्यक्ति जो विधान परिषद का सदस्य है उसे भी सीएम बनाया जा सकता है। पर अगर अधिकतर की मैं बात करूं बच्चों, तो अधिकतर सीएम निम्न सदन मतलब विधानसभा का सदस्य होता है, क्योंकि विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, और वो 6 राज्य हमने देख लिए हैं। और ट्रिक याद रखनी है, वैसे ट्रिक आप आपके अकॉर्डिंग बनाओगे तो ठीक रहेगी, बाकी मैंने आपको बताई थी। चलिए अब चलते हैं बच्चों। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया इजीली, काफी अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, मुझे ऐसा लगता है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगर आगे बात करें बच्चों, यहाँ पे यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। याद रखना है आपको, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद जो हमने बात की थी का सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 ऐसा कहता है। यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। देखिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऐसा कौन कहता है? अनुच्छेद 54 ऐसा कहता है, 54 ऐसा कहता है। इधर समझिए इसको। जैसे कि बच्चों मान के चलो कोई व्यक्ति जो विधान परिषद का मेंबर है, जो कि विधानमंडल का उच्च सदन है, ये देख रहे हैं, कोई व्यक्ति जो विधान परिषद का मेंबर है और विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है, तो ये व्यक्ति जो होगा बच्चों, वो किस में, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना बच्चों, क्या होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता बच्चों? ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है ना बच्चों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। किसके लेते हैं? विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। पर ये सभी निर्वाचित सदस्य हैं बच्चों। कैसे हैं ये बच्चों? निर्वाचित सदस्य। कैसे हैं ये बच्चों? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कैसे लेते हैं? कि भाई निर्वाचित सदस्य, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो कहीं यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य आ रहा है क्या? तो याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य क्या नहीं लेते बच्चों? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत, मतलब इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, ना कि कौन से, मनोनीत, अपॉइंटेड भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और याद रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है अपना, देखिए। और ये किस में लिखा है बच्चों? आर्टिकल 54 में लिखा है, यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, अभी कंप्लीटली ब्लैक बोर्ड पर अपन ने समझ लिया है। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। ठीक है, क्लास काफी लंबी लग रही होगी आपको, बट अपने को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेना है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वेतन, सैलरी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 75,000 सैलरी मिलती है, आपको पता है। ठीक है ना, देखिए सीएम को अनुच्छेद 154(5) में आती है मुख्यमंत्री का वेतन। अगर इसकी बात करूं तो किस में आता है बच्चों मुख्यमंत्री का वेतन? आर्टिकल 164 का क्लोज 5। याद रखना है आपको अच्छे से, आर्टिकल 164 के क्लोज 5 में मुख्यमंत्री के वेतन की बात की गई है। अनुच्छेद 154 का क्लोज 5, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों,
वेतन की बात तो कर ली, पर ये वेतन निर्धारित कौन करता है? राज्य विधानमंडल। कौन करता है बच्चों? राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री का वेतन तय करता है। कहाँ अपन इधर देख लेते हैं। देखिए सीएम के वेतन की अगर मैं बात करूं बच्चों, सीएम किसकी बात करूं बच्चों? वेतन की बात करूं तो सबसे पहले किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल में आता है बच्चों ये 164 के क्लॉज 5 में। किस में आता है बच्चों? 164 के क्लॉज 5 में आता है। वेतन डिसाइड कौन करता है बच्चों? तो राज्य विधानमंडल। कौन करता है बच्चों? राज्य विधानमंडल वेतन डिसाइड करता है। वेतन कितना होता है बच्चों? तो 75,000 होता है। कितना होता है? 75,000 होता है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है बच्चों। तो वेतन कितना होता है बच्चों? 75,000 पर मंथ। और अगर बताऊं मैं आपको, पर मंथ होता है। तो सीएम का वेतन कौन? सीएम का जो वेतन और भत्ते आर्टिकल 164 क्लॉज 5 में आते हैं बच्चों। राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है, राज्य विधानमंडल तय करता है। और कितना मिलता है? 75,000 पर मंथ मिलता है। यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आ गया है क्या आपको? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अगर आगे बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पे हमने वेतन नहीं लिखा है क्या? ओके, वेतन नहीं लिखा पर आप याद रख सकते हो। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, तो अनुच्छेद 167 इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मुख्यमंत्री निम्न संवैधानिक कर्तव्य हैं, मतलब मुख्यमंत्री के निम्न संवैधानिक कर्तव्य हैं जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना है कि आर्टिकल 164 इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। चलिए पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। देखिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। भाई मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनती है कि वो राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। ठीक है, पहला तो याद रखें आप। नेक्स्ट, अब अगर मैं बच्चों कुछ इंपोर्टेंट की फैक्ट की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बट राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं, पर मुख्यमंत्री भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो राजस्थान से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ फैक्ट हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, और ये फैक्ट काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। आपने पूरी क्लास देखी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बट अगर आपने ये फैक्ट नहीं देखे तो मुझे लगता है कि एग्जाम में बहुत कुछ छूट सकता है आपसे, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में हमने देखा है कि ये फैक्ट पूछे जा रहे हैं और जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। देखिए सबसे नंबर 1, मुख्यमंत्री की सलाह से, सॉरी अभी अपने फैक्ट आए नहीं है, अभी आएंगे जस्ट आगे, पहले अपन ये देख लेते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कि भाई मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करते हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था ना बच्चों। मैं बताऊं आपको, एक मिनट। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की मैं बात करूं बच्चों कि भाई अन्य मंत्री राज्यपाल के अलावा जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है बच्चों, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर करता है बच्चों? याद रखना है कि मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, पर मुख्यमंत्री की सलाह पर। इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। हमने देख लिया ये भाई कि मुख्यमंत्री क्या करता है? डिपार्टमेंट का बंटवारा करता है, विभागों का बंटवारा करता है, और उनमें फेरबदल भी कर सकता है, ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट, मतभेद होने पर, मतलब डिस्प्यूट होने पर, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। मतलब अगर डिस्प्यूट होता है बच्चों तो मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, या राज्यपाल को बोल सकता है उसको बर्खास्त करने के लिए। इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। काफी इंपोर्टेंट है बच्चों कि जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं उनकी क्या करता है बच्चों? अध्यक्षता करता है। मतलब मंत्रिमंडल याद रखना है, एंड मंत्री परिषद। मैं आपको इसको इधर समझाता हूं। इधर समझिए इसको आप।
देखो इधर समझो बच्चों, इसको काफी इंपोर्टेंट है कि मंत्रिमंडल और मंत्रि परिषद, मंत्रिमंडल और मंत्रि परिषद, इनकी जो बैठकें होती है ना बच्चों, इनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी बैठकों की अगर मैं अध्यक्षता की बात करूं आपसे, तो इनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है बच्चों सीएम। कौन करता है बच्चों? सीएम करता है। और अध्यक्षता करने के साथ साथ में बैठक कहाँ होने, बैठक किस समय पर होने वाली है, तो समय भी डिसाइड करता है। समय के साथ साथ में बैठक कहाँ होने वाली है, मतलब स्थान भी डिसाइड करता है। याद रखना है कि मंत्रिमंडल और मंत्रि परिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता सीएम करता है। और इन बैठकों का समय क्या होने वाला है, किस समय पर ये बैठक होने वाली है, तो समय डिसाइड भी मुख्यमंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर करता है मुख्यमंत्री। और कहाँ पर होने वाली है तो स्थान भी डिसाइड मुख्यमंत्री करता है। यहाँ तक ये टोटली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या अपन आगे चल सकते हैं बच्चों? अब चलिए देखिए, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इधर आए भाई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। कि भाई अगर सीएम नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, उसकी अनुपस्थिति, कहीं बाहर गया हुआ है, कोई रीजन है, बीमार वगैरह कुछ भी कारण है, तो उसकी अनुपस्थिति में जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है वो कौन करेगा? सबसे वरिष्ठतम मंत्री करता है, सबसे बड़ा मंत्री करता है, सबसे वरिष्ठतम मंत्री करता है। यहां तक टोटली कंप्लीटली समझ में आ गया होगा आपको। ओके, एनर्जी लेवल अभी आपका डाउन नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि अपना टॉपिक बस जस्ट होने ही वाला है। बस कुछ अपने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित फैक्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उस वजह से अभी आप क्लास में बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्लास आपको काफी लेंदी लग रही हो, और हो भी गई है, मोबाइल से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हो भी गई है, कोई इशू नहीं है, बट हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाए। ओके, देखिए, और एक और बात, अगर आपको क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही हो तो आप क्वालिटी को थोड़ा इनहेंस कर लीजिए। मतलब अगर आपको पीडीएफ अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप क्वालिटी को थोड़ा इनहेंस कर लीजिए, क्योंकि क्वालिटी का थोड़ा क्या है, हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट अगर आप 720 पर देखोगे, 720 पर, तो बिल्कुल इशू नहीं होने वाला है, और 720 पर तो अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 720 पर भी देख सकते हैं, पर 360 पर भी दिख जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक पीडीएफ ऐड की है, तो इसमें शायद आपको क्वालिटी इनहेंस करनी पड़े, उस वजह से मैं ही कह रहा था आपसे कि अगर आपको अच्छे से पीडीएफ नहीं दिख रही है, हमने हमारे नोट्स का एक पेज यहाँ पे लगा दिया है, बाकी सारे तो हमने क्या है पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए थे, यहाँ पे हमने इसका पेज लगा दिया है एक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है उस वजह से। तो देखिए, इसको हमने एज इट इज सेम लगा दिया था, सुनिए ध्यान से आप। हाँ, राज्य मंत्री परिषद के कार्यों की बात करनी है बच्चों, अपने को बात क्या करनी है, राज्य मंत्री परिषद के कार्यों की। तो सबसे पहला बजट तैयार करना, राज्य की नीति निर्धारित करना, राज्य की अधीनस्थ सेवाओं की घोषणा करना, राज्य कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को नियंत्रित करना। ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको अभी नहीं दिख रहा तो थोड़ा क्वालिटी को एनहेंस कर लें, फिर भी नहीं दिख रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप वहां से ये वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। एक ही पेज है, एक दो पेज ऐसे आएंगे बस, तो आप आराम से वहां से समझ सकते हो। तो राज्य मंत्री परिषद के कार्य क्या है बच्चों? तो बजट तैयार करना है भाई, राज्य की नीति निर्धारित करना है, राज्य की अधीनस्थ सेवाओं की घोषणा करना है, राज्य कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को नियंत्रित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि राज्यपाल के निर्देशन का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है। और जो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, और राज्य प्राकृतिक संसाधनों का पदेन अध्यक्ष भी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि भाई जो राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल के दिशा निर्देशन, मतलब राज्यपाल के दिशा निर्देशन के लिए क्या होता है बच्चों? एक मुख्यमंत्री होता है। वैसे राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 167 में है कि राज्यपाल के दिशा निर्देशन का काम कौन करता है बच्चों? दिशा निर्देशन, राज्यपाल के दिशा निर्देशन का काम कौन करता है बच्चों? तो मुख्यमंत्री करता है, सीएम करता है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 167 में लिखा हुआ है। और जो मुख्यमंत्री होता है ना बच्चों, जो सीएम होता है,
ये मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला है ना बच्चों, उस पार्टी का लीडर, उस पार्टी का नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? मुख्यमंत्री जो होता है प्राकृतिक, राज्य प्राकृतिक, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं, राज्य प्राकृतिक संसाधनों का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य प्राकृतिक संसाधनों का, राज्य प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है बच्चों? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है बच्चों? पदेन अध्यक्ष होता है। इतना आपको याद रखना है। तो राज्यपाल के दिशा निर्देशन का काम मुख्यमंत्री करता है। ये आर्टिकल 167 में लिखा है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री राज्य प्राकृतिक संसाधनों का पदेन अध्यक्ष होता है। इतना आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन है बच्चों, मतलब प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आयोग हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ बच्चों, शायद अब आपको दिख जाएगा। थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा आप। तो राजभाषा आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? सीएम। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? मुख्यमंत्री। राज्य मृदा संरक्षण का मुख्य अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष है बच्चों। राज्य में नीति आयोग की बात करूं तो उसका अध्यक्ष कौन है बच्चों? कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यहाँ तक टोटली आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। क्या अब अपन आगे चल सकते हैं बच्चों थोड़ा और, ठीक है। तो देखिए अगर आगे हम बात करें, इधर नहीं, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों हम मुख्य सचिव के बारे में। अब किसके बारे में बात कर लेते हैं बच्चों? हम मुख्य सचिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं मुख्य सचिव कौन होता है, बात करूं बच्चों मुख्य सचिव, तो देखा होगा राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों मुख्य सचिव। इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? मुख्यमंत्री करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? मुख्यमंत्री करता है। और ये क्या काम करता है? मुख्यमंत्री को सलाह और परामर्श देने का काम करता है। क्या काम करता है? मुख्यमंत्री को सलाह और परामर्श देने का काम करता है। और अगर वर्तमान में बात करें तो सुधांशु पंत है बच्चों। वर्तमान में बात करें तो सुधांशु पंत है। अगर इधर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको इधर बता सकते हैं। देखो बच्चों हम बात कर रहे हैं मुख्य सचिव की, मुख्य सचिव कि भाई जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों? तो मुख्य सचिव की नियुक्ति करते हैं भाई सीएम, मुख्यमंत्री। कौन करते हैं बच्चों? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सीएम करता है। और मुख्यमंत्री काम क्या करता है? मुख्य सचिव काम क्या करता है? जो मुख्य सचिव होता है बच्चों वो सीएम को, मतलब मुख्यमंत्री को सलाह देने का काम या परामर्श देने का काम करता है। इतना आपको याद रखना है कि भाई मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, सीएम करता है। और मुख्य सचिव काम क्या करता है? सलाह देने का या परामर्श देने का। किसको? मुख्यमंत्री को, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन होता है बच्चों? राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। राज्य का याद रखना है, यहाँ पर मुख्य सचिव की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य की इसलिए राज्य वर्ड यूज कर रहा हूँ। राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी राज्य का मुख्य सचिव कहलाता है। अगर केंद्र का मुख्य सचिव की बात करूंगा तो केंद्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है बच्चों, ठीक है। और इसकी नियुक्ति सीएम करता है, ठीक है बच्चों। मुख्य सचिव काम क्या करता है? सलाह और परामर्श देता है मुख्यमंत्री को। प्रेजेंट टाइम में मुख्य सचिव कौन है? अगर वर्तमान में मुख्य सचिव की बात करूं तो सुधांशु पंत है बच्चों। कौन है? सुधांशु पंत, ये वर्तमान में मुख्य सचिव है। इतना आपको याद रखना है। तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है बच्चों? सुधांशु पंत वर्तमान में मुख्य सचिव है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ तक कंप्लीट है आपका, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अपन आगे चल सकते हैं बच्चों, ठीक है। और मुख्यमंत्री के बारे में हमने आपको बता रखा है। तो जो मुख्यमंत्री होता है बच्चों वो विधानमंडल और विधान परिषद की बैठकों क्या करता है? अध्यक्षता करता है। जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, वो विधानमंडल और विधान परिषद की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करता है। और विधानमंडल और विधान परिषदों की बैठकें किस समय पर होने वाली है, समय डिसाइड भी मुख्यमंत्री करता है। और विधानमंडल और विधान परिषद की बैठकों का स्थान कौन सा होने वाला है, तो स्थान डिसाइड भी मुख्यमंत्री करता है। तो विधानमंडल विधान परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता, विधानमंडल और विधान परिषदों का समय निर्धारित करना, विधानमंडल और विधान परिषद की बैठकों का स्थान निर्धारित करने का काम भी मुख्यमंत्री का होता है।
इतना आपको याद रखना है। ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो ये मैं भी आपको अच्छे समय में आ गया होगा। ओके, चलिए अगर आगे बात करें बच्चों तो देखिए ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अध्यक्षता करता है विधानमंडल और विधान परिषद की बैठकों की, ये हमने देख लिया है अच्छे से। अब ये महत्वपूर्ण करके जो मैं आपसे बात कर रहा था बच्चों वो ये अब आया है, ठीक है, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था ना बच्चों वो अब आया है। महत्वपूर्ण करके हमने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पे डाले हैं और ये काफी इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। उस वजह से आपने यहाँ तक क्लास देखी, बहुत अच्छी बात है, आप इनको जरूर देखें। बस कुछ फैक्ट हैं, कुछ पॉइंट हैं, इनको आप जरूर से जरूर देखें, मिस ना करें, ना इनको छोड़ें, ठीक है। देखिए बात करें बच्चों सबसे पहले नंबर का, हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे बच्चों 7 अप्रैल 1949 को। राजस्थान की बात करूँ बच्चों तो 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। नॉमिनेटेड, मनोनीत के लिए कौन सा वर्ड आता है बच्चों इंग्लिश में? नॉमिनेटेड वर्ड आता है कि हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे कब बच्चों? 7 अप्रैल 1949 को। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला बच्चों, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। पहले निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, निर्वाचित के लिए कौन सा वर्ड है बच्चों? इलेक्टेड। तो याद रखना है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। तो याद रखना है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जयनारायण व्यास निर्वाचित और मनोनीत दोनों है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री का नाम क्या है राजस्थान का? तो याद रखना है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है कि लाइट जा चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो इसके आगे का हम करेंगे अगली क्लास में। बस थोड़ी सी क्लास और बाकी है हमारी जिसमें हमारा सीएम मुख्यमंत्री कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्लास बाकी है सीएम से संबंधित, मुख्यमंत्री से संबंधित, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा मुख्यमंत्री का सीएम का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में भी 10 मिनट का होने वाला है बस, जिसमें आपका सीएम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको सीएम मुख्यमंत्री से संबंधित एग्जाम में आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और ये क्लास यहीं तक करते हैं हम आज के लिए क्योंकि लाइट जा चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। अभी के लिए यहीं तक। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो मेरे से, कोई गलती हुई हो मेरे से इस क्लास में, तो जरूर बताएं ताकि आने वाली अपनी अगली क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में। थैंक यू।